नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 जनवरी 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज, 12 डिवोटीज किल्ड एंड 15 इंजर्ड इन वैष्णो देवी टेंपल स्टैम्पीड। दूसरी न्यूज, कोनिया ग्रुप्स स्लैम्स एक्सटेंशन ऑफ एफ्सपा। नागालैंड के अंदर एफ्सपा को विद इफेक्ट फ्रॉम 30 दिसंबर 2021 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो रिसेंटली ही मून डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में क्या बवाल हुआ था, 15 सिविलियंस की जान चली गई थी। एक ऑपरेशन हुआ इंडियन आर्मी के द्वारा और उस ऑपरेशन में शायद कुछ गलत इन्फो पहुंच गई इंडियन आर्मी के द्वारा। ऐसा बोला गया कि सेपरेटिस्ट जा रहे हैं, बट वो सिविलियंस थे। अटैक हुआ, सिविलियंस की मृत्यु हो गई और ओवरऑल पूरा का पूरा बवाल मच गया। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एफ्सपा को गरियाया जा रहा है, लेकिन एफ्सपा अभी भी एप्लीकेबल है। तो इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है, इस पर्टिकुलर न्यूज को समझेंगे। फिर अगला है, इंडिया अगेन हेल्प्ड अफगानिस्तान। इंडिया ने मेडिकल सप्लाईज भेजी अफगानिस्तान को, आधी मिलियन डोजेस, 5 लाख डोजेस भेजी गई। इसके बारे में बात करेंगे। ये पीएम किसान योजना के बारे में बात करेंगे। और एफसीआरए रूल्स के तहत आप कह लो कि बहुत सारे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जो है वो लैप्स कर गया है। तो ये पर्टिकुलर 5 न्यूज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। देखते हैं अभी के लिए कितने चैनल मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। तो साक्षी मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया। साक्षी मिश्रा का ये सेकंड मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सुशील कुमार सिंह ने हमको ज्वाइन किया। सुशील कुमार सिंह का ये सेकंड मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक सुशील कुमार सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सुनैना चौधरी ने ज्वाइन किया है। बाबर अली ने ज्वाइन किया है। राजीव कुमार ने ज्वाइन किया है। सिंपल लर्निंग ने ज्वाइन किया है। सिंपल लर्निंग का ये फोर्थ मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक सिंपल लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सूरज कुमार देव ने ज्वाइन किया, इनका थर्ड मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक सूरज कुमार देव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। विवेक कुमार ने ज्वाइन किया है। शिवम मिश्रा ने ज्वाइन किया है। आकांक्षा मिश्रा 10 मंथ एज ए मेंबर, लॉन्ग टाइम एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करम ने ज्वाइन किया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करम, आकांक्षा मिश्रा 10 मंथ एज ए मेंबर, ऑलमोस्ट 1 ईयर, थैंक यू सो मच आकांक्षा। शिवन मिश्रा, विवेक कुमार, सूरज कुमार देव 3 मंथ्स एज ए मेंबर। सिंपल लर्निंग 4 मंथ्स एज ए मेंबर। राजीव कुमार, बाबर अली, सुनैना चौधरी, सुशील कुमार सिंह एंड साक्षी मिश्रा सेकंड मंथ एज ए मेंबर। आई वेलकम यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स टू माय चैनल एज ए मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। चलिए आज की पहली न्यूज देखते हैं। ट्रेजेडी हो गई है एक अनफॉर्चुनेट वैष्णो देवी श्राइन पे, और ये ट्रेजेडी कोविड से रिलेटेड नहीं है। 12 पिलग्रिम्स की मौत हो गई और 16 लोग इंजोर हो गए माता वैष्णो देवी श्राइन जम्मू में लगभग सुबह 2:15 पे, जब वहां पे एक स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड समझते हैं ना, कि एकदम से भीड़ है। अब भीड़ में आपको पता है कि आपके पास चारों जगह कुछ भी जगह नहीं है जाने को, तो एकदम से अफरा तफरी मची, लोग इधर उधर भागे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, कुछ लोग नीचे गिर गए, बाकी भीड़ उनके ऊपर से दौड़ रही है, मृत्यु हो गई कुछ लोगों की। ऑब्वियस ही बात है, स्टैम्पीड में तो मृत्यु हो ही जाएगी। आप जस्ट इमेजिन करो, एक भीड़ है हजारों लोगों की, यहाँ 50,000 लोगों की भीड़ थी, उसमें से 15-20 लोग जमीन पे गिर गए। अब उन जमीन पे गिरे हुए लोगों के ऊपर से लोग दौड़ रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हालात होगा। तो यहाँ पे मृत्यु हो सकती है, बहुत भयंकर चोटें लग सकती है लोगों को। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। और ये सवाल उठाता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के ऊपर, क्या है ये श्राइन फुल प्रूफ सिस्टम्स हैं इसके पास, क्या इसके पास प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं पिलग्रिम्स को मैनेज करने के लिए। अभी इस स्टैम्पीड को तो देख के लग रहा है कि नहीं है। लगभग 50,000 डिवोटीज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए। ओवरऑल एक दिन में कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते 35,000 लोगों को पर डे छोड़ा जा रहा था श्राइन में जाने के लिए। तो 31 दिसंबर को भी 35,000 लोगों को छोड़ा गया, 1 जनवरी को भी 35,000 लोगों को छोड़ा गया। लेकिन रास्ते में 2 ग्रुप्स के बीच में शायद कुछ स्कफल हो गया, कुछ कंफ्यूजन हो गया, ये स्टैम्पीड हो गया और लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है, और ऐसा ये बताया जा रहा है कि वो जगह जहां पे 20,000 लोग होने चाहिए थे मैक्सिमम, वहां पे 50,000 लोग थे, इसलिए स्कफल वहां पे हुआ है। और इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने एक हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है। एक 3 मेंबर की टीम बनाई है जिसको लीड कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। इसमें डिविजनल कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी जम्मू के शामिल हैं। मतलब सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इस कमेटी को लीड कर रहे हैं, जो कि इस इवेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी। आप बोलोगे जेएंडके के गवर्नर सिन्हा साहब यहाँ पे कैसे आ गए, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन वही है। 10 लाख रुपए का एक्स ग्राशिया कंपनसेशन अनाउंस किया गया है जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है, और इंजोर्ड लोगों के लिए 2 लाख रुपए का कंपनसेशन। आप कितने भी लाख रुपए का कंपनसेशन आप अनाउंस कर दो, जब इंसान की मृत्यु होती है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, पैसे बस थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने प्रतिदिन के बेसिस पे
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 50,000 की लिमिट लगा रखी है। लेकिन जब अगस्त 2020 के समय पे श्री माता वैष्णो देवी पे दर्शन शुरू हुए तो दिन की लिमिट 2000 लोगों की थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड का डर खत्म हो रहा था, भीड़ माता वैष्णो श्राइन में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के स्टेटमेंट के हिसाब से नए साल पे 35,000 पिलग्रिम्स को अलाउ किया गया दर्शन के लिए, ठीक है ना। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अभी के लिए लिमिट पर डे की 50,000 की लगा रखी है। 31 दिसंबर 2021 को भी 35,000 लोग छोड़े गए, 1 जनवरी 2022 को भी 35,000 लोग छोड़े गए। लेकिन जिस पर्टिकुलर जगह पे जैसा मैनेजमेंट होना चाहिए था, 20,000 लोग होने चाहिए थे, वहां पे नहीं थे, 50,000 थे, स्टैम्पीड हुई और ये अनफॉर्चुनेट न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। माता वैष्णो देवी की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में इनकी क्या मान्यता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वैष्णो देवी की क्या इंपॉर्टेंस है जो हिंदूज हैं उनके दिल में। जो माता वैष्णो देवी हैं उनको कंबाइंड फॉर्म माना जाता है पार्वती जी का, लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का। इनका जो टेम्पल है वो कटरा में सिचुएटेड है, ठीक है। इसको बोला था होली श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी जी। आप कह सकते हैं कि आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है ये इंडिया का। यहाँ पे मुंह मांगे मुरादें पूरी होती हैं, लोग मुराद मांगते हैं तो बाद में अगर मुराद पूरी होती है तो फिर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। और सब लोग ये बोलते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। ये मान्यताएं हैं, हर लोग अपने अपने हिसाब से मानता है। तो ये जो माता वैष्णो देवी जी की जो श्राइन है ये उस होली केव में है जो कि 3 पीक्ड माउंटेन त्रिकुटा के बीच में, त्रिकूट के बीच में मिलियंस ऑफ डिवोटीज हर साल आते हैं। सालाना करोड़ से नंबर तो बहुत आराम से ऊपर जाता है। 5200 फीट के एल्टीट्यूड पे माता वैष्णो देवी का दरबार है। 12 किलोमीटर का ट्रैक लगता है यहाँ पे पहुंचने के लिए। इसका एरियल जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में पर्टिकुलर न्यूज काम की है। नेक्स्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ 6,000 एनजीओस लैप्सेस। 6,000 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन यहां पे लैप्स हो गया, क्योंकि 1 जनवरी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के हिसाब से इनकी एप्लीकेशंस को रिन्यू नहीं किया गया है। देखिए 6,000 जो एनजीओस का रजिस्ट्रेशन लैप्स हुआ है ना, उसमें तो 5,789 ने तो रिन्यू कराने के लिए अप्लाई ही नहीं किया और 179 ने रिन्यू कराने के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसको रद्द कर दिया गया। तो टोटल 31 दिसंबर तक एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इन 6,000 एनजीओस का रिन्यू होना था। जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका अप्लाई हो गया वो ठीक है, जिन 179 का रिजेक्ट हुआ है और 5,789 ने तो अप्लाई ही नहीं किया। तो अब टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के हिसाब से ये एनजीओस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। और जो बड़े बड़े नाम हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया गया है उसमें से कुछ नाम है ऑक्सफॉर्म इंडिया, एक है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ऊपर अभी 2-3 दिन पहले विनीत सर ने एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाई थी। इसको बनाया था नोबेल लॉरिएट मदर टेरेसा जी ने। हालांकि इन एनजीओस के ऊपर अब बहुत एडवर्स इल्जाम लग रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर आप ऑक्सफॉर्म इंडिया की बात करो तो ये इकोनॉमिक और जेंडर जस्टिस के लिए काम करता है, आदिवासी के, दलित्स के, मुस्लिम्स के। और ऑक्सफॉर्म इंडिया के अकाउंट में अभी भी 62 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो टेक्निकली जो लीगैलिटी अभी निकल के आ रही है, ऑक्सफॉर्म इंडिया ये 62,000 करोड़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये जो एनजीओ है ये क्लेम करता है कि इसने हेल्प किया है 10 लाख लोगों का, आसाम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। 4 करोड़ इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया 140 स्मॉल एनजीओ को। ये ऑक्सफॉर्म इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। वैसे देखिए सीन ये है ना कि जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, ऑक्सफॉर्म इंडिया हो गया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी हो गया, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं बाहर की कंट्रीज के। और बहुत सारे जो इंडिया के छोटे छोटे एनजीओ होते हैं ना, उनका धंधा पानी इन बड़े एनजीओ की डोनेशन पे चलता है। और सितंबर 2020 में भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। इसके बारे में मैंने उस समय की न्यूज में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया था कि जो बड़े एनजीओज हैं, ऑक्सफॉर्म जैसे, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसे, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर आते हैं और फिर ये जो बड़े बड़े एनजीओज हैं ये पैसा छोटे छोटे एनजीओज को ट्रांसफर करते हैं। तो भारत सरकार ने बोला कि जो फॉरेन से पैसा बड़े एनजीओ के पास आ रहा है वो पैसा छोटे छोटे एनजीओ के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। वो छोटे एनजीओज एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो छोटे एनजीओज स्पेसिफिकली प्रो पीपल काम नहीं कर रहे हैं। अब बड़ा एनजीओ अगर छोटे एनजीओ को पैसा दे रहा है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दे रहा होगा, दान धर्म तो कर नहीं रहा है।
अब अगर बड़ा एनजीओ मान लो ऑक्सफैम इंडिया छोटे एनजीओ को पैसा दे रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशनलिटीज लगा देता है कि तुम ये पैसे में यही कर सकते हो, यही कर सकते हो, तो छोटा एनजीओ तो पैसों को लेकर बड़े एनजीओ पे डिपेंडेंट हो गया ना। तो छोटा एनजीओ फिर लोगों के लिए नहीं, उस बड़े एनजीओ के लिए काम करता है। और इस बात से सरकार को प्रॉब्लम थी, इसलिए सरकार ने सितंबर 2020 में साफ साफ बोला कि अब एफसीआरए के अंदर बड़े एनजीओ के पास जो भी पैसा आ रहा है फॉरेन से, उसको छोटे एनजीओ को इंडिया के अंदर नहीं बांटा जा सकता। हालांकि इस स्टेप को सरकार के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। फिर पहले के अमेंडमेंट्स में यह भी बोला गया कि ये जो एनजीओ इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, इनको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा एसबीआई की प्रिंसिपल ब्रांच न्यू दिल्ली में, फिर उस अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी ये काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो फ्राइडे तक जो एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशंस थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, वो थे 22,762, जो कि अभी के लिए बचे हैं 16,829। बाकी के लाइसेंस इस समय पे रद्द हो चुके हैं। 5,933 का एनजीओस का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अभी के लिए कैंसिल हो चुका है। बहुत सारे एनजीओस का ये बोलना है कि पैंडेमिक के चलते रिन्यूअल वो नहीं करा पाए। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि एफसीआरए 2020 में जो अमेंडमेंट हुए सितंबर में, उसके चलते हमारे लिए काम करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के एनुअल रिटर्न्स भी भरने थे इन एनजीओस को, और 14,835 एनजीओस ने अपने एनुअल रिटर्न्स भरे हैं। क्योंकि अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं भरोगे तो जितना भी आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसकी 5% भारत सरकार पेनल्टी ले लेगी। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल बातें यहां पे बताई गई। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात की जाए तो देखिए एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये बताता है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर वो कौन सी शर्तों के हिसाब से आ सकता है। और इसको आप कह लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनैक्ट किया। इस पर्टिकुलर एक्ट का इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो अगर इन एनजीओ इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास पैसा कैसे आएगा, तो भाई उनको एफसीआरए की जो भी प्रोविजंस है उनको मानना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है, इसी एफसीआरए के अंदर अमेंडमेंट करके भारत सरकार ने बोल दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जितना चाहें उतना पैसा फॉरेन डोनेशन से ले सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एफसीआरए के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते, लेकिन एनजीओस के ऊपर लगते हैं। बहरहाल ये एक अलग चीज है। ये सरकार को क्रिटिसाइज करने वाला एक पॉइंट है, और मैं कहूंगा वैलिड पॉइंट है। फिर आगे बात की जाए तो मॉनेटरी लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, अगर आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है तो सालाना 25,000 रुपए तक अगर आपके पास बाहर से आ रहा है तो आपको रिपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं, बट इससे ज्यादा आ रहा है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा एफसीआरए के अंदर। वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस चीज के लिए आ रहा है ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। हर 5-5 साल पे इन एनजीओस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी रजिस्टर्ड नहीं है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर जो भी इस एनजीओ के डायरेक्टर वगैरह होंगे, जो भी ऑफिस बेयरर्स होंगे, उनके पास आधार होना मैंडेटरी है ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। हर एनजीओ अपना एक एफसीआरए अकाउंट खुलवाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की प्रिंसिपल ब्रांच में, ताकि बाद में उन अकाउंट्स का ऑडिट हो सके। समझ गए। फिर रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो एफसीआरए एक्ट के लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो क्या बोलते हैं, Not more than 20% of the total foreign funds received should be defrayed for administrative expenses. FCRA 2010 में क्या था कि आपके पास जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा था फॉरेन डोनेशन से, उसमें से 50% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में दिखाया जा सकता था। अब केवल 20% तक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में दिखाया जा सकता है, बाकी सब आपको अपनी एक्टिविटीज के ऊपर लगाना पड़ेगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और ये जो एफसीआरए के अंदर एनजीओ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वाली न्यूज है ना, ये लंबे समय तक वायरल रहने वाली है। नेक्स्ट है 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ एड अंडर पीएम किसान स्कीम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20,900 करोड़ रुपए यहां पे और एलोकेट किए गए 10.09 करोड़ फार्मर्स को एज द 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अंडर पीएम किसान। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मोदी जी का ऐसा बोलना है कि प्री कोविड एरा से बेटर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शंस इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो 8% टच करेगी। और इंडिया के अंदर 42 यूनिकॉर्न फर्म्स मतलब पैदा हुए हैं इस पैंडेमिक के समय पे। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। तो भाई अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ये क्या है? ये फाइनेंशियल बेनिफिट है सालाना 6,000 रुपए तक का किसानों को, और 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा 2-2 हजार रुपए तक की, और सीधे सीधे किसानों को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसी के अंदर
20,900 करोड़ रुपया मोदी जी ने ट्रांसफर किया है 10.09 करोड़ फार्मर्स को। और इससे ऐसा बोला जा रहा है कि 351 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और 1.24 लाख फार्मर्स को मदद मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक स्कीम के बहुत सारे सब हेड्स होते हैं। आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए, पीएम किसान स्कीम तो फरवरी 2019 के बजट में शुरू की गई थी। पहली इंस्टॉलमेंट इसकी दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की थी। साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, तो 4-4 महीने के गैप में इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको इंप्लीमेंट करता है। बेनिफिशियरी फार्मर फैमिली को आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की सरकार और यूनियन टेरिटरी की सरकारों की है। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक किसान के लिए सालाना 6,000 रुपया आना भी बहुत बड़ी बात होती है। 6,000 रुपए में उनका साल का राशन आ जाता होगा। गांव वगैरह के इलाकों में जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, और प्लस समय समय पे उनके पास ये थोड़ा बहुत पैसा भी पहुंचेगा, तो मनी लैंडर्स का जो क्लच है इन फार्मर्स के ऊपर ये थोड़ा कम होगा। तो यही पीएम किसान स्कीम के अंदर अभी के लिए 20,900 करोड़ रुपए सरकार ने रिलीज किए हैं, तो इसीलिए अनाउंसमेंट आया है। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन भी न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई, कोनियाक ग्रुप स्लैम एक्सटेंशन ऑफ एफ्सपा। देखिए, नागालैंड के अंदर 30 दिसंबर 2021 इफेक्टिव 6 महीने के लिए एफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया मतलब 6 महीने तक एफ्सपा नागालैंड में और लागू रहेगा। अब इस बात को लेके नागालैंड के अंदर लोग नाराज हैं, खासकर ये जो कोनियाक नागा ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादा नाराज है। कोनियाक नागा ऑर्गेनाइजेशंस नागालैंड के अंदर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, और ये जो मून डिस्ट्रिक्ट में अभी रिसेंटली मैसेकर हुआ था, वहां पे भी कोनियाक लोगों की ही जाने गई थी। और कोनियाक लोग आप कह लो कि काफी खतरनाक फाइटिंग वॉरियर कम्युनिटी भी है। तो बहुत सारे कोनियाक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोनियाक न्यूपू शेखोकोंग, कोनियाक स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने ये बोला है कि भारत सरकार जो नागालैंड को एक डिस्टर्ब स्टेट दिखा रही है गलत है, हम एक पीसफुल स्टेट है। प्लस ये जो 6 महीने का आपने एफ्सपा का एक्सटेंशन किया, इस बात को जानने के बावजूद कि 4 दिसंबर को एक एलीट आर्मी यूनिट ने 13 सिविलियंस को मारा है मून डिस्ट्रिक्ट की ओटिंग विलेज में, जहां पे कोनियाक लोग ही रहते हैं, तो ये सही नहीं है नागालैंड की शांति के लिए। तो कुल मिला के भारत सरकार और नागालैंड के बीच में जो थोड़ी टेंशन्स हैं वो बढ़ रही हैं। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये टेंशन्स जल्दी से जल्दी शांत हो जाएं। अगर देखा जाए तो कोनियाक ट्राइब की लगभग 3 लाख की आबादी है। कुछ हद तक ये अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, म्यांमार में भी रहते हैं। फियरसेस्ट वॉरियर ट्राइब है। हेड हंटिंग की प्रैक्टिस ये लोग इंस्टीट्यूट करते थे। हेड हंटिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ट्राइबल वॉर्स हैं वो बहुत कॉमन है। जो ट्राइब्स थी वो आपस में बहुत लंबे समय से लड़ रही थी, तो जब एक ट्राइब दूसरे को मार देती थी ना, तो दूसरे ट्राइब के लोगों का सर कलम कर देती थी। इसको हेड हंटिंग बोलते थे। ये कोनियाक्स भी हेड हंटिंग करते थे। लेट 1980s में उन्होंने ये हेड हंटिंग बंद की। जो मून डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की, ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप अपना बेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि चूंकि एफ्सपा को अब नागालैंड के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीनों के लिए, तो कहीं सेपरेटिस्ट ग्रुप की बातों के बहकावे में ना आ जाए कोनियाक कम्युनिटी के लोग। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है नागालैंड के अंदर। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी छोटी सी न्यूज, इंडिया ने 5 लाख कोवैक्सीन की डोजेस अफगानिस्तान को गिफ्ट किए। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बोलना है कि 1 मिलियन 10 लाख डोजेस हम अफगानिस्तान को देंगे, तो इसके पार्ट की तरह अभी के लिए 5 लाख डोजेस भेजी गई। तो आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोजेक्ट है इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को। इंडिया केवल कोविड की वैक्सीन नहीं दे रहा है, इंडिया मेडिसिन भी दे रहा है। इंडिया आप कह लो कि व्हीट भी दे रहा है अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, जो आया है। तालिबान ने इस इनिशिएटिव को वेलकम किया। तालिबान ने बोला कि हमारे लोगों को भी मदद की जरूरत है और इंडिया हमारी मदद कर रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है, हम इंडिया के शुक्रगुजार हैं। अभी पिछले 1 महीने में सेकंड मदद है इंडिया की तरफ से, चूंकि लगभग 11 दिसंबर को 1.5 टन मेडिसिन इंडिया की तरफ से भेजी गई थी अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, अब खास बात यहां पे यह है कि पाकिस्तान, ईरान, यूएई, चाइना, रशिया, कतर, ये सब लोग कहीं ना कहीं मेडिसिन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी कंट्री अफगानिस्तान के अंदर एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखना चाहती है, वो थोड़ी बहुत मदद अफगानिस्तान को यहां पे भेज रही है। अगर आप देखो तो अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान का राज आया है, इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो चुका है। एजुकेटेड और ट्रेन मेडिकल पर्सनल्स बहुत हद तक अफगानिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं। सप्लाईज है नहीं इनके पास मेडिसिन की। पेरिशेबल कंसाइनमेंट है ये मेडिसिन। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ये जो मेडिसिन
कोवैक्सीन, ये ठंडे एनवायरनमेंट में रखी जानी जरूरी है। तो क्या अफगानिस्तान के अंदर इतनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं कि इन मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जा सके? तो जो इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है काबुल में, वहां पे बताया जाता है अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज है, तो वहां पे मेडिसिन को स्टोर किया जा सकता है। इंडिया ने अब तक तालिबान के राज को फॉर्मलाइज नहीं किया है, फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है। धीरे धीरे करके अब अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल के डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। किस हद तक इंडिया इस बात में सक्सेसफुल हो पाता है वो देखने वाली बात है। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है। जीएस पेपर 3 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो इंडिया ने अभी भी अपने पत्ते पूरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर नहीं खोले। हम अभी भी अफगानिस्तान के रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ धीरे धीरे करके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उनको सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, जो कि एक सही रास्ता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज के लिए इतने ही थे करंट अफेयर्स डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।